हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल पर। आज हम पहला जो पार्ट था कक्षा 10 का, उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यह पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, इसलिए दोस्तों हो सकता है कि इसके कुछ एक आधा और पार्ट्स बने, तो आप थोड़ा धैर्य से काम लें। लेकिन जो भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने बोर्ड पे लिखे हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो मौर्य वंश है उसके बारे में, धम्म के बारे में हमने देखा, अशोक ने क्या क्या निर्माण करवाए, कौन सी गुफाएं बनवाई उसके बारे में देखा और इनका विस्तार हमने देखा। इसके बाद उनकी जो लिपि है उसके बारे में जाना। इसके बाद दोस्तों जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। तो मौर्य वंश के, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आता है दोस्तों? शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। पहला क्वेश्चन यह बनता है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। अगला जो बिंदु है, पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ किए और उसका पुरोहित था पतंजलि। तो ये पतंजलि नाम से आप वाकिफ़ होंगे, ये वही पतंजलि है जिससे प्रेरणा लेकर के रामदेव जी ने अपना जो कंपनी डाली है। तो पतंजलि ये योग सूत्र के लेखक थे। योग को इन्होंने बहुत महत्व दिया, अहमियत दी, योग का प्रचार किया और योग भाष्य पुस्तक भी इन्होंने लिखी। दोस्तों याद करना बहुत सिंपल है, पुष्यमित्र का पुरोहित कौन था? पतंजलि। तो प से पुष्यमित्र, प से पुरोहित और प से पतंजलि। अश्वमेध यज्ञ किए थे इसने। और शुंग वंश का अंतिम शासक था दोस्तों देवभूति। याद रखिएगा यह वंश ब्राह्मण वंश था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। शुंग वंश के बाद में सातवाहन वंश भारत में आता है। शुंग वंश के बाद में सातवाहन। क्रम थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आता है नंद, नंद के बाद में आता है मौर्य, मौर्य के बाद में आता है शुंग और शुंग के बाद में आता है सातवाहन और कुषाण। ये सभी लगभग इनका एक जैसा ही काल है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक था दोस्तों सिमुक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वही बहुत इजी है। सातवाहन सिमुक, संस्थापक सिमुक था। 60 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना हुई। जो दोस्तों सातवाहन राज्य था यह कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य स्थित था। तो आप ये भी याद रखना, अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी आती है, उसके बाद में कृष्णा आती है। तो इन दोनों नदियों के मध्य जो दोआब क्षेत्र है यहाँ सातवाहन राज्य था। ठीक है दोस्तों। शातकर्णी प्रथम इस वंश का अगला प्रमुख शासक था और प्रतिष्ठान, जिसे पैठन भी कहा जाता है, यह इनकी राजधानी थी। दोस्तों सिमुक वंश, सिमुक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक था और इसी वंश का राजा था शातकर्णी और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है दोस्तों। बाद में क्या होता है, शक आते हैं दोस्तों। शक भी एक जाति थी और शकों की भी जो पश्चिमी क्षत्रप थे, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनको अपदस्थ कर दिया वहाँ से। इसके बाद पुनः सातवाहन वंश के शासक सत्ता में आते हैं। 23वां क्रम का जो शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। पहले तो था शातकर्णी, अब है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसने पुनः अपनी सत्ता प्राप्त की। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बुक में नहीं बताया हुआ लेकिन यहाँ बोर्ड पर है, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। अन्यथा अपना उद्देश्य केवल और केवल ये है कि कक्षा 10 में जो भी मैटर है वो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने पाए। लेकिन यहाँ दोस्तों ये जो प्रश्न है ये दिख भी रहा है, बोर्ड पर है, लेकिन बताया नहीं गया पुस्तक में। मैं आपको बता देता हूँ। यह एकमात्र ऐसा वंश था प्राचीन भारत का जिसमें स्त्रियों का नाम, माता का नाम सबसे पहले रखा जाता था। लेकिन दोस्तों प्राचीन भारत में जो सातवाहन वंश है यह इसके लिए जाना जाता है। इन शासकों ने अपनी माँ का नाम अपने साथ जोड़ा, तो ये बहुत गर्व की बात है दोस्तों। यह क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखिएगा। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पुनः राज्य प्राप्त कर लिया। इसके बाद में अगला शासक आता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ठीक है दोस्तों। फिर क्या होता है, ये जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है उस समय रुद्रदामन था। ये पश्चिमी जो शक शासक हैं, उज्जैन का शासक था रुद्रदामन, बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ है। इसकी
पुत्री से इसने विवाह किया। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया और आगे जाकर के रुद्रदामन ने वापस इनका राज्य छीन लिया। फिर यज्ञश्री सातकर्णी यह शासक आता है सातवाहन वंश का, इसने दोबारा कुछ भाग वापस जीत लिया और इसकी कुछ मुद्राएं मिली हैं और कुछ मुद्राओं पर जलपोत का चिन्ह है, जिससे ये पुष्टि होती है कि पश्चिमी भारत में समुद्र तल जो तट है वहाँ तक इनका राज्य रहा होगा। तो ये कुछ खास क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, एक तो जो माता का नाम लेना और इसका संस्थापक हो गया। और यहाँ ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अग्रहार, इसका उल्लेख मिलता है यहाँ। अग्रहार क्या होता था दोस्तों? अग्रहार ब्राह्मणों को कर मुक्त जो भूमि दी जाती थी, एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था और उसको उससे कर नहीं लिया जाता था ब्राह्मण से और उसको दान में दे दिया जाता था वो भूमि, तो वो क्या कहलाती थी दोस्तों? अग्रहार। याद रखिएगा दोस्तों, यहीं से भारत में सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है। जिस प्रकार से ज़मीनों को दिया गया आगे जा कर के ये चीज़ें और बढ़ती गई और धीरे धीरे सामंती प्रथा का अभ्युदय होता है। तो कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि सामंती प्रथा के प्रारंभिक चिन्ह हमें कहाँ दिखाई देते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर होगा सातवाहन वंश। एक और जो कला के क्षेत्र में देखें हम, तो सातवाहन काल में कार्ले चैत्य बने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। कार्ले चैत्य, चैत्य और विहार का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो गुफाएं होती थी या जो उपासना स्थल होते थे, तो जो उपासना स्थल होता था, मंदिर जिसे हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म का, वो तो कहलाता था चैत्य। और उसके पास में जो ढांचा बना हुआ होता था जहाँ पर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहते थे, उसे कहा जाता था दोस्तों विहार। ये मैंने आपको बता दिया, मात्र सम्मान के लिए जाना जाता है यह वंश। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मौर्य वंश के बाद में सबसे महत्वपूर्ण वंश। जी हाँ दोस्तों, गुप्त वंश की बात करते हैं हम। और यदि मैं कहूँ कि प्राचीन भारत में हम यदि केवल 3 वंश का नाम लें, तो प्राचीन भारत के मोटे मोटे जो महत्वपूर्ण वंश है वो आ जाएंगे, मौर्य, गुप्त और हर्ष। दोस्तों इसमें ये सब कवर हो जाता है। तो देखिए, गुप्त जो हैं उत्तर भारत के कुषाण वंशों का, उत्तर भारत में उस समय कुषाण वंश का शासन था। पाठ में दोस्तों विस्तार से नहीं बताया गया है कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश है, यह चीन से आई हुई जाती थी और इसने भारत पर शासन किया और मुख्य रूप से पश्चिमी जो भाग है भारत का, पश्चिमोत्तर भाग है, यहाँ इसने शासन किया। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क भी था जिसने शक संवत शुरू की। तो ये सारी जानकारियाँ पाठ में नहीं दे रखी हैं। तो जो कुषाण वंश का शासन है दोस्तों, वह था 230 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में शक मुरुंड की कोई शाखा है, शक शासकों की कोई मुरुंड शाखा है, वो 250 तक शासन करती है और इसके बाद में विधिवत रूप से गुप्त वंश की स्थापना होती है। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, वो था श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों, श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था। उसके बाद में शासक बनता है घटोत्कच, जिसने महाराज की उपाधि धारण की। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक है गुप्त वंश का, वह आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 15 वर्ष शासन किया और इसकी उपाधि थी महाराजाधिराज। दोस्तों महाराजाधिराज, परम भट्टारक महाराजाधिराज, ये जो उपाधियाँ ये हमें बताती हैं कि जो पिछला शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की है और अब वाले शासक ने महाराजाधिराज की है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्रभाव क्षेत्र पिछले वाले शासक से ज़्यादा रहा होगा। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की, ये प्रश्न भी परीक्षा में आता है। इसने दोस्तों कुमार देवी जो लिच्छवी राजकुमारी थी उससे विवाह किया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में प्रसिद्ध शासक आता है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों हरिसेन इसका राज कवि था। ये प्रश्न थोड़ा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए। इसके राजकवि का नाम क्या था दोस्तों? हरिसेन, और इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। समुद्रगुप्त की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशस्ति का मतलब होता है कि राजा का बखान करना, राजा के जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन करना। तो ये जो वर्णन है किसने किया? हरिसेन ने। और कहाँ किया दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? जहाँ अशोक का स्तंभ मिला है, उसी अशोक के स्तंभ पर यह प्रशस्ति लिखी गई है। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो पहले स्तंभ आया, इसका मतलब मौर्य काल पहले आता है, और स्तंभ के ऊपर ये लेख है, इसका मतलब इसने बाद में लिखा है। तो अशोक के स्तंभ लेख पर यह प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। दोस्तों एक सिक्का मिलता है जिसमें अश्वमेध पराक्रम नाम लिखा गया है समुद्रगुप्त का, तो इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और एक सिक्के में जो समुद्रगुप्त है यह वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये कवि भी रहे होंगे। तो वीणा बजाते हुए किस शासक का वर्णन है? समुद्रगुप्त का। और उसके राजकवि का नाम भी पूछा जा सकता है। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? यह भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम नहीं दोस्तों, द्वितीय, इसके अन्य नाम हैं देवराज, देवगुप्त भी इन्हें कहा जाता है। और इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था वाकाटक जो था रुद्रसेन, उससे रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, और इस प्रकार से जो वाकाटक साम्राज्य था उस पर भी इसकी जो पुत्री है प्रभावती, इसने पूर्ण शासन संभाल लिया। तो दोस्तों प्रभावती वाकाटक नरेश रुद्रसेन की पत्नी थी, और ये किसकी पुत्री थी दोस्तों? ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। और चंद्रगुप्त द्वितीय, तो देखिए द्वितीय से एक और क्वेश्चन यहाँ निकल रहा है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी इसने द्वितीय राजधानी भी बनाई उज्जैनी को। पहली राजधानी जैसे कि चली आ रही है मगध के काल से, मौर्य काल से पाटलिपुत्र थी, और दूसरी जो राजधानी जो कि पश्चिमी भारत में इसने बनाई दोस्तों, वो बनाई उज्जैन को इसने, या उज्जैनी को इसने राजधानी बनाया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने द्वितीय राजधानी बनाई किसे? उज्जैन को। ठीक है दोस्तों। अब इसने शकों को दोस्तों विजय किया, शकों के ऊपर इसने विक्ट्री, मैंने वी लिख रखा है, शकों के ऊपर इसने विक्ट्री प्राप्त की, विक्ट्री की, और इस कारण से इसने उपाधि धारण की विक्रमादित्य की। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या मिलता है? विक्रमादित्य भी मिलता है। विक्रम संवत से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो दोस्तों। विक्रम संवत जो है यह विक्रमादित्य ने शुरू की थी, लेकिन यह कब की थी दोस्तों? यह की थी 56 या 57 ईस्वी पूर्व। तो वो उज्जैन का शासक था बेशक, लेकिन वो गुप्त वंश का शासक नहीं था, इसलिए आप भ्रमित न हो। तो विक्रमादित्य इसने उपाधि धारण की शकों को हराने पर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद शासक आता है कुमारगुप्त, जिसने 414 से 455 ईस्वी तक शासन किया। और जो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है नालंदा, ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाई थी, या कुमारगुप्त के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि नालंदा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, और जो कुमार हैं वो वहाँ पढ़ने जाते थे। कुमार दोस्तों प्राचीन काल में जो युवराज रहते थे उनको कहते थे। तो कुमारगुप्त ने स्थापना करवाई किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। इसके बाद दोस्तों शासक आता है स्कंदगुप्त, जिसने 12 वर्ष शासन किया, 455 से 467 ईस्वी। और इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं, एक तो इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, यह जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और इसने हूणों के आक्रमण को भी इसने रोका, हूणों को हराया। तो दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि हूणों के आक्रमण को, या हूणों को किसने हराया, किस गुप्त शासक ने, या हूण आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ? तो आंसर होगा स्कंदगुप्त। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सुदर्शन झील का उद्धार भी इसने करवाया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन संस्कृति की। दोस्तों गुप्त जो थे ये वैष्णव थे, ध्यान रखिएगा, विष्णु के उपासक थे। और गुप्त काल में फायान ने भारत की यात्रा की थी। फायान एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और ये दो भाषाएं भी आप देख लीजिएगा। गुप्त काल में जो दरबारी भाषा थी दोस्तों वो थी संस्कृत, और जो जन सामान्य की भाषा थी वो थी प्राकृत। जो सामान्य जन थे वो इस भाषा का इस्तेमाल करते थे, और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता था दरबार में। और जैसे कि नाम से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, यदि दरबार में शुद्ध संस्कृत बोली जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि निश्चित रूप से संस्कृत जो है वो अपने चरम पर रही होगी। तो दोस्तों कालिदास जो कि भारतीय शेक्सपियर भी कहलाते हैं, रघुवंश महाकाव्य लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा जिसमें 7 अंक हैं इस नाटक में,
शूद्रक ने मृच्छ कटिकम भी लिखी। दोस्तों यहाँ मौर्य काल और गुप्त काल को थोड़ा सा मिक्स कर दिया गया है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी, तो आप पुस्तक उसके लेखक याद कर लीजिए। अमर कोश ये है जो पुस्तक है, ये है पर्यायवाची शब्दों की पुस्तक है। इसकी रचना किसने की दोस्तों? अमर सिंह ने। मात्र जो पृथ्वी है, भूमि है, इसके ही दोस्तों 22 पर्यायवाची बताए गए हैं इसमें। इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची इसमें बताए गए हैं। रामायण, महाभारत और मनु संहिता, इनका जो वर्तमान स्वरूप जो हम देख रहे हैं, यह कब अस्तित्व में आया दोस्तों? गुप्त काल में। रामायण जो है इसमें 7 कांड है। महाभारत इसमें 18 पर्व हैं। दोस्तों महाभारत जो है ये आप 2 क्वेश्चन यहाँ मैं क्लियर करवा दूँ। जय संहिता, पहले इसका नाम था जय संहिता, फिर इसे कहा गया भारत, फिर इसे कहा गया महाभारत। ये इसलिए नाम दिए गए दोस्तों, पहले ये बहुत छोटा पुस्तक थी, इसे जय संहिता कहा गया। फिर जैसे जैसे इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई, फिर इसे भारत नाम दिया गया, और जब इसके श्लोक 1 लाख हो गए तो इसका नाम महाभारत हो गया। मनु संहिता जो है ये वर्तमान स्वरूप में आती है। दोस्तों आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे जो विद्वान हैं, खगोल शास्त्री हैं, और जो भी विद्वान लोग हैं, ये सभी इस काल में इनका प्रादुर्भाव हुआ। दशमलव प्रणाली जो है इसका उद्भव भी भारत में होता है, और ये दशमलव प्रणाली अरब हमारे से ग्रहण करते हैं और फिर यूरोपियनों को दे देते हैं। इस प्रकार से भारत से होकर के दशमलव प्रणाली यूरोप तक जाती है। अजंता में कुछ गुफाएं इस काल में बनाई गई जो कि श्रेष्ठ हैं। लौह स्तंभ दिल्ली में पाया जाता है, जिसके आज तक जंग नहीं लगी। ऐसा माना जाता है कि वो विक्रमादित्य से संबंध रखता है। और नालंदा से एक 80 फीट की बुद्ध की मूर्ति मिली है, और सुल्तानगंज से बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो ये सभी जो मूर्तियाँ हैं ये कहाँ से मिली हैं दोस्तों? गुप्त काल के समय से मिली, गुप्त काल से मिली हैं। और एक और गुप्त काल की बहुत बड़ी विशेषता है कि जो मंदिर का निर्माण है वो भी गुप्त काल में ही शुरू होता है, जिसका उल्लेख इस पाठ में नहीं दे रखा दोस्तों। समाज की बात करें, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, विवाह के 8 प्रकार थे, और 4 प्रकार अच्छे माने जाते थे, 4 प्रकार तुच्छ माने जाते थे। एक और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों यहाँ कि एक कायस्थ जाति जो जिसका हम उल्लेख सबसे पहले गुप्त काल में पाते हैं, यह जो जाति है ये दरबार में लेखा जोखा रखने की विशेषज्ञ मानी जाती थी, और आगे जाकर के पहले तो ये एक वर्ग था, बाद में यह एक जाति का रूप ले लेती है। तो जो कायस्थ जो जाति है ये सबसे पहले कब अस्तित्व में आती है दोस्तों? गुप्त काल में। इसके बाद में जो अगला वंश है, जैसे मैंने अभी बताया था, वर्धन वंश। दोस्तों इसके लिए आप जो मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश के मैंने वीडियो बना रखे हैं, बहुत शानदार वीडियो हैं, भारत और राजस्थान दोनों के इतिहास की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष और किस प्रकार से कन्नौज का उद्भव होता है। तो देखिए थानेश्वर से पुष्यभूति ने इस वंश की शुरुआत की। थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है, और इसके बाद में शासक बनता है प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन और फिर हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद में जो बड़ा पुत्र है राज्यवर्धन, वह शासक बनता है दोस्तों। लेकिन बंगाल का एक शासक था शशांक, उसने धोखे से, गौड़ शासक था ये शशांक बंगाल का, इसने धोखे से हत्या कर दी किसकी दोस्तों? राज्यवर्धन की। और हर्षवर्धन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। इसको एक तरफ भाई का बदला लेना था, और इसकी बहन जो है ये भी लापता हो गई, राजश्री। तो हर्षवर्धन ने न केवल बदला लिया, गौड़ नरेश शशांक को मारा, बल्कि अपनी बहन को भी ढूंढ निकाला। तो इस प्रकार से जो हर्षवर्धन है दोस्तों, इसका कार्यकाल है 606 से 647 ईस्वी, और शशांक को इसने मार दिया। और इसने किसकी सहायता ली दोस्तों? ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। इसका समकालीन कामरूप का शासक कौन था? कामरूप का शासन था भास्कर वर्मा। कामरूप से मतलब है दोस्तों असम, जिसे वर्तमान में अहोम भी कहते हैं। तो अहोम को उस समय कहते थे कामरूप, और वहाँ का शासक कौन था? भास्कर वर्मा। इससे संधि करके हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया। क्या होता है 620 ईस्वी में चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, इसने हर्ष को हरा दिया नर्मदा नदी के किनारे। तो नर्मदा नदी तक इसका विस्तार रुक जाता है दोस्तों। कन्नौज इसकी राजधानी थी। देखिए मैंने पिछले वीडियोज़ में भी समझा रखा है कि हर्ष से पहले तक जो प्रमुख शहर था पाटलिपुत्र या वर्तमान पटना, तो वो जो महत्व है वो अब वहाँ से हट करके कहाँ हो गया? कन्नौज। तो भारत का आकर्षण केंद्र जो है वो क्या हो गया दोस्तों? उत्तर भारत का कन्नौज। कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाई, और महाराजा धीराज की इसने उपाधि धारण की हर्षवर्धन ने। और
पहले ये शिव का उपासक था, फिर सूर्य का, बाद में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। दोस्तों प्रयाग में यह प्रति 5 वर्ष महोत्सव आयोजित करता था और छठे महोत्सव में हेनस्वांग नामक जो चीनी यात्री है यह पहुंचा और उसने अध्यक्षता की। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि हेनस्वांग किसका समकालीन था? हर्षवर्धन का। तो है से हेनस्वांग और है से हर्षवर्धन। और प्रयाग जो आया तब कौन सा महोत्सव चल रहा था, ये दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा, छठा महोत्सव था जो पंचवर्षीय होता था। इसमें जो हर्षवर्धन है ये अकूत दान देता था और इतना दान देता था दोस्तों कि अपने वस्त्र भी दान कर देता था और अपनी बहन से वस्त्र लेकर के पहनता था। इस प्रकार से बहुत बड़ा दानशील था। हर्ष ने 3 नाटक लिखे हैं दोस्तों, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हर्ष को नाग के ऊपर जो रत्न है वो बड़ा प्रिय था, तो हर्ष को नाग के ऊपर तो नागानंद, रत्न जो था रत्नावली और प्रिय था मतलब प्रियदर्शिका। दोस्तों इसके दरबार में बाणभट्ट जैसा प्रसिद्ध विद्वान था जिसने कादम्बरी और हर्षचरित जैसी पुस्तकें लिखी हैं। कादम्बरी और हर्षचरित जो है इसके लेखक बाणभट्ट हैं। मयूर, मातंग दिवाकर, सुबंधु और ईशान जैसे विद्वान भी इसके दरबार में रहते थे। मयूर, मातंग दिवाकर, सुबंधु और ईशान ये भी इसके दरबारी थे। इस प्रकार से अगला जो वंश दिया गया है दोस्तों वो है पाल वंश। पाल वंश में आप गो जोड़ दीजिए। गोपाल ने इसकी स्थापना की 750 ईस्वी में। मूल रूप से ये बंगाल में ये वंश शासन करता था दोस्तों। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद गोपाल के बाद में शासक बनता है धर्मपाल। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने गुर्जर प्रतिहार के वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है। आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से राजस्थान के इतिहास के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ ये वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो धर्मपाल के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब है कि कन्नौज जो शहर है उस शहर को जीतने के लिए इधर से तो गुर्जर प्रतिहार और इधर से पाल और दक्षिण से राष्ट्रकूट, इन तीनों वंशों के मध्य युद्ध होते थे कन्नौज को लेकर के। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इसके बाद शासक बना दोस्तों देवपाल। देवपाल ने क्या किया दोस्तों? पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ ले गया? बंगाल। तो जो पाल वंश की राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी, बाद में ये बंगाल हो गई। देवपाल के समय ये राजधानी का स्थानांतरण हुआ। देवपाल के समय सुमात्रा जो देश है वहाँ का शासक था बालपुत्र देव, तो उसने अपना एक दूत भी यहाँ भेजा था। दोस्तों परीक्षा में यह आ सकता है कि किस पाल शासक के समय सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने अपना दूत भेजा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों देवपाल। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि देवपाल के समय, पाल शासक देवपाल के समय किस या सुमात्रा के किस शासक ने अपना दूत भेजा, तो बालपुत्र देव। तो देवपाल और बालपुत्र देव, तो देखिए यहाँ भी देव जुड़ा हुआ है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। दोस्तों 10वां जो शासक है वो था नयपाल। नयपाल, इसने अतिशा नामक एक बौद्ध विद्वान था जिसे तिब्बत भेजा था दोस्तों। तो नयपाल ने अतिशा को कहाँ भेजा? तिब्बत। ठीक है दोस्तों। और जो पाल वंश हैं इनके दरबार में धीमान और विटपाल 2 नाम दिए गए हैं। धीमान और विटपाल ये प्रसिद्ध शिल्पी थे पाल वंश के। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पाल वंश और वर्धन वंश, गुप्त वंश कवर किया है और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।